हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सभी। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नापासा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। पहला क्वेश्चन है, विकास के किन्हीं 4 लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। विकास का महत्वपूर्ण उद्देश्य लोगों का कल्याण और बेहतर जीवन है। उनको आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह अपना जीवन सुखमय बना सकें। मतलब विकास से जो अभिप्राय है लोगों का, वो है कि लोगों को कल्याणकारी नीति बनाएं और लोगों के बेहतर जीवन के लिए काम करें। और जो उनकी महत्वपूर्ण सुख सुविधाएं हैं, जैसे घर है, मकान है और खाना है, तो वो सब उनको प्रदान किया जाए जिससे कि वो अपना जीवन सुखमय बना सकें। विकास के द्वारा देश की उन्नति व प्रगति होनी चाहिए। औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे देश में गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान हो सके। इस प्रकार का लक्ष्य अविकसित देशों द्वारा रखा जाता है। मतलब जो अभी अभी विकसित हो रहे हैं, एक होते हैं जो विकसित हो चुके हैं, जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, और जो अविकसित देश होते हैं जिनमें अभी रोजगारी के लिए बंदे जो हैं बाहर, मतलब विकसित देश में जाते हैं, तो वो ना जाएं। उन्हें जो है अपनी उन्नति के विकास के लिए अपने ही देश में मतलब जो सरकारें हैं वहाँ की, वो उद्योगों का निर्माण करें और मतलब फैक्ट्री वगैरह लगाएं, उनको रोजगार वगैरह प्रदान करें जिससे कि वहाँ की बेरोजगारी ख़त्म हो, उनकी गरीबी ख़त्म हो और जो उनको मतलब बुनियादी सुविधाएं वो प्रदान हो। देश में सिंचाई के संसाधनों का विकास होना चाहिए। इसके लिए बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण करके बिजली, पानी आदि की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। मतलब जैसे खेती वगैरह करते हैं तो उसमें पानी की भी आवश्यकता होती है और बिजली की भी आवश्यकता होती है ट्यूबवेल वगैरह चलाने के लिए। क्योंकि पहले जो थे कुएं वगैरह से लाते थे पानी, नदी वगैरह से होता था, तो वही है कि अब इतना नहीं है ना सोर्स, तो पानी, बिजली वगैरह चाहिए उनको खेती करने के लिए। विकास के अंतर्गत शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए ताकि देश में सशक्तिकरण हो सके। मतलब जो वहाँ के लोग हैं उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए जिससे वो अपनी मतलब रोजगार वगैरह कमा सकें और देश का विकास कर सके और अपना भी विकास करे। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र और राज्य में भेद कीजिए। राष्ट्र भावनाओं पर आधारित है। इसमें समूह के सदस्यों के साझे विश्वास होते हैं तथा हर कठिनाई का सामना एक होकर करते हैं। इसके विपरीत राज्य एक स्थायी राजनीतिक संगठन है। राज्य का एक आवश्यक अंग सरकार होती है ताकि राज्य के अंतर्गत शासन सुचारू रूप से चलाया जा सके। यह सरकार किसी भी प्रकार की संज्ञात्मक, एकात्मक, अध्यात्मक हो सकती है। इसके विपरीत राष्ट्र में सरकार एक आवश्यक तत्व नहीं है। राज्य सर्वोच्च संगठन है जो बाहरी और आंतरिक रूप से स्वतंत्र होता है, जबकि राष्ट्र एक काल्पनिक संगठन है जिसमें अपने को राष्ट्र मानने वाले लोगों को उसका साझा इतिहास बांध सकता है। मतलब जो राज्य है वो हम देखते हैं, जैसे भारत में यूपी है, ठीक है, दिल्ली है, पंजाब है, तो ये राज्य हैं। और राष्ट्र मतलब हो गया पूरा भारत, ठीक है। तो वो चीज़ है और वही जो है राष्ट्रीय
जो है सभी को मतलब पूरे देश को बांधे रखता है। राष्ट्र में लोगों के साझे राजनीतिक दर्शन जैसे उदारवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि होती है। राज्य में प्रत्येक व्यक्ति के अपने विचार होते हैं जिसके अनुसार वह राजनीतिक दलों का निर्माण कर सकता है, चुनाव लड़ता है और विजय होने पर सरकार का निर्माण करता है। उदाहरणतः भारत में कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी दल अलग अलग विचारधाराओं के संगठन है। मतलब आपको मतलब राष्ट्रीय देश चलाने के लिए पार्टियों की भी जरूरत पड़ती है। जो सरकारें होती हैं जैसे मतलब दो तरीके का क्या नाम है शासन व्यवस्था होती है। एक राजशाही होती है, एक लोकतंत्र होता है। ठीक है, राजशाही में क्या होता है कि जो मतलब राजा है, राजा के बाद उसका बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, तो वही शासन करते हैं। उसमें जनता को बोलने की जरूरत नहीं होती और उसमें जो है कोई पार्टी वगैरह नहीं बना सकता है। लेकिन जो लोकतंत्र सरकारें होती हैं उसमें क्या होता है कि लोगों का शासन होता है, लोग वोट देते हैं और अगर उनको सरकार की योजनाएं पसंद आती है कि भाई मेरे को मतलब ये भाजपा है, इसकी योजना अच्छी लग रही है, तो हम इसको फिर दोबारा वोट देकर विजय करेंगे। और अगर हमारे को पसंद नहीं आ रही तो हम उसको हटा सकते हैं। फिर कांग्रेस को लिया है, ऐसी करके बाय वन हम देखते हैं कि जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा हम उसको चुनेंगे, बाकियों के नहीं चुनेंगे। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किन्हीं 4 स्रोतों का वर्णन कीजिए। मतलब इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान जो बना है उसमें हमने कौन कौन से देश से क्या क्या लिया है, मतलब उसको बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है, तो वो बता रहा है। ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है। इससे सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव प्रणाली, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, लोकसभा का अध्यक्ष आदि तत्वों को लिया गया है। मतलब इसमें चुनाव, मतलब ब्रिटेन के संविधान से हमने चुनाव कैसे होते हैं वो लिया है, संसदीय प्रणाली का लिया है, कानून का शासन और लोकसभा का अध्यक्ष आदि को ग्रहण करा है। ठीक है, उनके संविधान में लिखा है, वहीं से हमने भी लिया है उनका संविधान पढ़ के। अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार, न्याय, पुनर्वलोकन, न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता, संघात्मक सरकार आदि लक्षणों को लिया गया है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का सिद्धांत, जिसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, जो कि कनाडा में है, भारत में भी अपनाया गया है। इसी के अनुरूप शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। मतलब जो कनाडा से जो केंद्र सरकार का कैसे गठन होता है, ठीक है, और राज्य सरकार को क्या क्या हमने मतलब पावर देनी है या केंद्र सरकार के पास क्या क्या पावर रहनी चाहिए, तो उन सब का जो मतलब उल्लेख है वो वहाँ के संविधान में है, तो हमने वहीं से ग्रहण करा है। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री के 4 कार्य लिखिए। भारतीय प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। केंद्रीय सरकार की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां व्यवहार में प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। वह अन्य मंत्रियों का चुनाव कराता है, उनमें विभागों का बंटवारा करता है। वह मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। वह मंत्रियों के विभाग
को में फेरबदल कर सकता है। मतलब जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का मुखिया कहलाता है, और जो मतलब नियुक्तियां वगैरह होती है किसको कौन सा मतलब वो देना है कौन सा हमको डिपार्टमेंट देना है या कौन सा हमको उसमें विभाग बांटना है, तो उसका भी फैसला जो है प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य कड़ी का काम करता है। वह मंत्री परिषद के निर्णय राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। मतलब जो गठन होता है मंत्रिमंडल का और राष्ट्रपति के बीच जो है प्रधानमंत्री ही जो है एक कड़ी का काम करता है। जो भी मतलब रूल बनते हैं या जो भी मतलब रूल वगैरह पास करने होते हैं या कोई भी कानून वगैरह बनाना होता है या कोई भी मतलब उनको बताना होता है तो वो प्रधानमंत्री ही उनको बताता है, एक कड़ी के रूप में काम करता है। वह संसद का नेता होता है। अतः संसद के अधिवेशन की तिथियां प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही निश्चित की जाती है सॉरी। वह संसद में सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री विदेश नीतियां तथा विदेशी संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी भाग लेता है तथा विश्व के नेताओं से विचार विमर्श करता है। मतलब जो प्रधानमंत्री होता है वो विदेशी नीतियों भी संबंधित महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जो है बाहर जैसे कोई सम्मेलन वगैरह होता है तो वो वहाँ पे भाग लेने जाता है और वहाँ पर जो है अपने देश की उन्नति विकास के लिए वहाँ पे महत्वपूर्ण निर्णय वगैरह ले सकता है वो, और वहाँ पे जो है अपने देश के बारे में भी बताता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 4 संघीय तत्वों का उल्लेख कीजिए। पहला जो है वो है लिखित संविधान। संघवाद में संविधान लिखित होता है ताकि विभिन्न सरकारों, केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों का वर्णन किया जा सके। संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों प्रकार की सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी होता है। मतलब जो संविधान है वो लिखित रूप में होना जरूरी है, जिससे कि कल को केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो है अपनी मनमानी ना कर सके और दोनों की शक्तियों का बंटवारा भी मतलब बराबर से हो सके। और जो है अगर कोई मनमानी करता है तो वो एक दूसरे को वो दिखा सकते हैं कि भाई ये मेरी शक्तियां जो है, ये मेरे को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं संविधान से वो ये है, तो इसको आप हनन नहीं कर सकते हैं। शक्तियों का बंटवारा। संघवाद में केंद्र और राज्य या प्रांतीय सरकारों में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है ताकि किसी प्रकार का विवाद ना हो सके। जैसे कि मैंने बताया ना कि मतलब केंद्र सरकार अपनी मनमानी ना कर सके या राज्य सरकार अपनी मनमानी ना कर सके या लोकल जो है वो अपनी मनमानी ना कर सके, तो उन सब का जो है उसमें दे रखा होता है कि भाई तुम ये तुम्हारा अधिकार ये है, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारा अधिकार ये है। तो अलग अलग दोनों को मिलकर देश के लिए काम करना है, आपस में नहीं लड़ना है। साधारणतः महत्वपूर्ण विषयों जैसे प्रतिरक्षा, मुद्रा प्रणाली, विदेशी संबंध का उत्तरदायित्व केंद्र का होता है। और जैसे मतलब मुद्रा छापना है, ठीक है, मतलब रुपए वगैरह छापना है और विदेशी नीति वगैरह बनाना है, वो सब जो है केंद्र सरकार का होता है। क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषय जैसे कानून व्यवस्था, शिक्षा का उत्तरदायित्व प्रांतीय या राज्य सरकारों का होता है। मतलब जो राज्य सरकारों का काम होता है वो उस राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखना और शिक्षा नीति वगैरह जो है तैयार करना।
वो राज्य सरकार का होता है। दो प्रकार की सरकारें, इनमें दो प्रकार की सरकारें, केंद्रीय या राष्ट्रीय सरकार और प्रांतीय या राज्य सरकारें होती हैं। उनका कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि दोनों की जो है अपनी अपनी शक्तियां होती है, अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है। एक की जिम्मेदारी होती है पूरे देश को क्या नाम संभालना, और एक की जिम्मेदारी होती है कि उसी देश के एक छोटे से राज्य को संभालना। दोहरी नागरिकता, संघवाद में दोहरी नागरिकता होती है। राष्ट्रीय नागरिकता तथा प्रांतीय या राज्य की नागरिकता, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में है। प्रांतीय या राज्य की नागरिकता के कारण नागरिक को कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं। भारत में केवल एक नागरिकता प्रदान की गई है। मतलब जो क्या कहते हैं अमेरिका है, उसमें दो प्रकार की नागरिकता है, और जो भारत है उसमें केवल एक प्रकार की, मतलब दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं है, एक ही नागरिकता प्राप्त है। स्वतंत्र न्यायपालिका, संघवाद में एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है ताकि राज्यों के आपसी या राज्यों और केंद्र के बीच विवाद का समाधान किया जा सके तथा संविधान की व्याख्या की जा सके। मतलब अगर न्यायपालिका ही स्वतंत्र नहीं होएगी तो सरकार जो है उस पर शासन करेगी। जैसे साम्यवाद सरकार होती है, उसमें राजा के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, राजा अगर सही कर रहा है तो सही कर रहा है, अगर गलत कर रहा है तो गलत कर रहा है। लेकिन जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी है, जिससे कि अगर राज्य सरकार अपनी मनमानी कर रही है तो वो उस पर अंकुश लगा सके, और अगर केंद्र सरकार उस पर मनमानी कर रही है तो वो उस पर अंकुश लगा सके, और निष्पक्ष होकर दोनों की शक्तियों का बंटवारा कर सके। अगर कोई मनमानी करता है तो उसको रोक सके। तो इसलिए जो है न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो आपसी विवाद होगा और जो है कानून व्यवस्था ढंग से नहीं चल पाएगी। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समानता के किन्हीं चार रूपों की चर्चा कीजिए। राजनीतिक समानता, प्रजातंत्र में सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान होती है। उन्हें कई प्रकार के अधिकार जैसे मतदान का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता आदि प्रदान होती है। इस प्रकार के अधिकारों को संविधान और कानून द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। राजनीतिक समानता एक न्यायपूर्ण समाज के संगठन के लिए आवश्यक है। मतलब राजनीतिक समानता जो है, मतलब हम जो है मतलब केंद्र सरकार को या राज्य सरकार का जब चुनाव होता है, जब हम मतलब मत डाल के उनको विजय बनाते हैं। मतलब हमारा मन है तो हम कांग्रेस को चुनेंगे, हमारा मन नहीं है तो हम बीजेपी को चुनेंगे, या हमारे को लगता है कि ये लीडर हमारे लिए कुछ काम करेगा या ये सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही है, तो हम उसको अपने मताधिकार द्वारा चुन भी सकते हैं और नहीं भी चुन सकते। और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता, मतलब हमारे को जो है स्वतंत्रता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी को भी जिता सकते हैं, कुछ भी फैसला ले सकते हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिम धर्म मानूंगा, मेरे पे कोई दबाव नहीं डाल सकता कि तुम हिंदू धर्म मानो, या कोई हिंदू है तो वो क्रिश्चियन धर्म माने, उसको कोई मतलब वो नहीं कर सकता। मेरा मन है, मेरे किसी भी मतलब उसको धर्म को मान सकता हूँ। वह सब जो है संविधान में लिखित रूप में है, उसका कोई हनन नहीं कर सकता। सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक समानता का होना भी आवश्यक है। समाज में सभी वर्गों तथा लोगों को समान अवसर प्रदान होने चाहिए। उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी के पास प्राप्त संसाधन, सुविधा, शिक्षा पाने का अवसर जैसे
न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। समाज में लिंग, जाति, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें जो है सभी लोगों को शिक्षा समान रूप से मिलनी चाहिए, ठीक है। और जो है उनके पास जो उनके विकास के संसाधन है, मतलब खाना है, कपड़ा है और घर है, वो उनके पास होने चाहिए। और इसमें जो है सबकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए सरकारों को। और समाज में जो लिंग भेद है, मतलब तू लड़की है, तू लड़का है, तू ये नहीं कर सकती, लड़का है तो ये सब कुछ कर सकता है, तो पुरानी धारणाओं को ख़त्म करना चाहिए। जाति मतलब हो गया जैसे ऊंची जाति है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, तू शूद्र है और तू हमारे साथ नहीं बैठ सकता, तो वो सब खत्म होना चाहिए। और रंग भेद मतलब कोई काला है, कोई गोरा है, तो उसके आधार पे भी जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब समान है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं। आर्थिक समानता। राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता का होना भी अत्यंत आवश्यक है। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, अपने मत का प्रयोग कभी भी उचित प्रकार से नहीं कर सकता। पूर्ण रूप से आर्थिक असमानताएं समाप्त करना संभव नहीं है, परंतु सरकार द्वारा प्रयत्न करके अमीर और गरीब के बीच अंतर को कम किया जा सकता है। गरीब व्यक्तियों की जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। मतलब सरकारों को देखना चाहिए कि जो अमीर है और जो गरीब हैं, तो जो गरीब हैं उनके लिए योजना बनानी चाहिए और उनको जो है आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहिए। और जो है अमीरी गरीबी का जो है भेदभाव खत्म होना चाहिए, मतलब सबके लिए समान रूल बनाए। धार्मिक समानता। प्रजातंत्र में सभी धर्मों को समान दर्जा प्रदान प्राप्त होता है। धर्म निरपेक्ष राज्य में कोई धर्म राज्य का धर्म नहीं होता। सब नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। जैसे भारत में व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है। सरकारी नौकरी आदि में भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। मतलब इसमें कह रहा है धार्मिक समानता का मतलब है जो ये है प्रजातंत्र होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान है वो मुस्लिम राष्ट्र है, ठीक है। और जैसे भारत है, भारत का उदाहरण दिया है, तो इसका कोई धर्म नहीं है। यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग जो है समान अधिकार प्राप्त हैं। कोई भी यहाँ पे नौकरी कर सकता है, ठीक है, जो भारत का नागरिक है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे वो हिंदू है। और जो धर्म के आधार पर जो है यहाँ भेदभाव नहीं होता है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई क्या नाम है अपना धर्म नहीं होता। जैसे पाकिस्तान है वो मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन जो धर्मनिरपेक्ष क्या नाम है मतलब देश होगा, उसका कोई अपना मतलब होगा नहीं कि जी मैं मतलब पंजाबी हूँ, या मैं जो हूँ मुस्लिम राष्ट्र हूँ, या मैं हिंदू राष्ट्र हूँ। तो उसका कोई धर्म नहीं होता। वहाँ पे जो रहते हैं सभी जाति धर्म के लोग, वहाँ पे जो है सबसे समान व्यवहार किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।